वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है सांवले सपनों की याद। और इस पाठ का सांवले सपनों की याद, इस पाठ का ये सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने लेखक जाबिर हुसैन के द्वारा पशु प्रेमी सालिम अली इनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। उनके पशु प्रेमी होने का और उनके खोजबीन में किस प्रकार से उन्होंने अथक प्रयास किए थे तथा प्रकृति के बारे में भी उनको विशेष रुचि थी, इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। आगे लेखक हमें उनके बारे में क्या जानकारी देते हैं, ये हम पाठ के परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए लेखक आगे कहते हैं कि अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए किस प्रकार से उनको चिंता थी और प्रकृति की रक्षा के लिए वह किस प्रकार से कदम उठाते थे, इसका वर्णन लेखक कर रहे हैं कि उस समय चौधरी चरण सिंह जो थे वह प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। अब उस समय केरल में जो साइलेंट वैली हो रही थी, उसे रेगिस्तानी हवा के झोंकों से धोखा था, रेगिस्तानी हवा को उससे नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए उस प्रकृति की रक्षा के लिए, उसकी रक्षण करने के लिए वह प्रधानमंत्री चौधरी सिंह इनके पास जाते हैं। और उनके पास जाने के पीछे एक कारण यह था कि चौधरी साहब जो थे वह खुद गांव में पहले रह चुके थे। उन्होंने गांव का जीवन अपने जीवन में पहले से उन्होंने सारा अनुभव लिया था और वो खुद किसान थे। किस प्रकार से किसानों के जीवन में प्रकृति का महत्व होता है, पहले बारिश के वो बूंद का महत्व होता है, और यह सारी चीजें प्रधानमंत्री खुद ने अनुभव किया था। इसलिए यहाँ पर लेखक कहते कि चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, कि वो खुद किसान थे और किसानों के लिए जमीन पर, मिट्टी पर जो पहले पानी का बूंद पड़ता है, उसका पहले बारिश का कितना आनंद होता है किसानों को, क्योंकि उनका पूरा जीवन बरसात के पानी पर ही निर्भर होता है। तो यह सारी बातें प्रधानमंत्री इन्होंने अपने खुद के जीवन में अनुभव लिया था। किसानों का जीवन उन्होंने नजदीक से अनुभव किया था और पर्यावरण से संबंधित भी उनको अधिक रुचि थी। प्रधानमंत्री इनको भी पर्यावरण के संबंधित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा था, और इन सारी बातों को सुनकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह इनके आंखें नम कर दिया, अर्थात उनके आंखों में भी आंसू आ गए कि अगर हमने इस प्रकार से पर्यावरण के बारे में नहीं सोचा तो आगे पर्यावरण का ह्रास हो सकता है, पर्यावरण को नुकसान हो सकता है और इसका सबसे ज्यादा आसान किसानों को हो सकता है। और ये सारी बातें सुनकर और उनकी कल्पना करके खुद प्रधानमंत्री उनका हृदय हिल उठा और इसलिए उन्होंने भी सालिम अली इनकी बातों को माना। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। सोंधी माटी का अर्थ क्या होता है? वो सोंधी मिट्टी। अब देखिए, जब कड़ी धूप के बाद जब बरसात के पहले बूंद जब धरती पर गिरती है तो उसे क्या हो जाती है, वो तपती हुई मिट्टी में एक अलग तरह से खुशबू आने लगती है, तो उस खुशबू को सोंधी माटी कहा जाता है। तो देखो, अब मतलब किसानों का या प्रकृति के संबंध में जो इतना विचार करने वाले व्यक्ति आज हम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए लेखक कहते कि एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प करने वाला व्यक्ति हमें आगे मिल पाएगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। तो देखो, यहाँ पर लेखक हमें बताना चाहता है कि वह किस ऐसे दुर्गम स्थानों पर भी उन्होंने पक्षियों के खोज के लिए, पक्षियों की रक्षा के लिए अथक प्रयास किए थे। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। और लेखक आगे कहते कि मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी
फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। अब सालिम अली इन्होंने एक अपने आत्मकथा लिखी है जिसमें उन्होंने पूरे पक्षियों के बारे में जानकारी लिखी है। और उनके इस किताब को पढ़ने के बाद लेखक कहते हैं कि मुझे एक दूसरे लेखक है D.H. लॉरेंस, वह भी इसी प्रकार से पक्षियों के प्रेमी माने जाते हैं और उन्होंने भी बहुत सारी आत्मकथाएं या पशु के संबंधित किताबें लिखी है। तो ऐसे पशु प्रेमी D.H. लॉरेंस की मृत्यु होने के बाद जब उनके पत्नी से फ्रीडा लॉरेंस इनसे विनती की गई, अनुरोध किया गया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे, कुछ बताएं, तब फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने क्या कहा, अब क्या कहा यहाँ पर लेखक इसका वर्णन कर रहे हैं कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अब देखिए यहाँ पर फ्रीडा लॉरेंस इन्होंने अपने पति D.H. लॉरेंस इनके बारे में चाहे तो वो बहुत का बता भी सकती थी और लिख भी सकती थी, लेकिन उन्होंने क्यों मना किया? क्योंकि वह क्या कहती है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया, अर्थात उनके छत पर बैठने वाली जो गौरैया थी, एक पक्षी का नाम होता है, चिड़िया का नाम होता है। तो कहते कि उस गौरैया से लॉरेंस का इतना लगाव था कि वह अधिक से अधिक समय उस गौरैया के साथ बिताते थे, अर्थात वो अपने पत्नी से भी ज्यादा गौरैया के साथ अधिक समय बिताते थे। इसलिए उनके पत्नी का मानना था कि मैं जो कुछ उनके बारे में नहीं जानती वह मेरे से ज्यादा वह गौरैया जानती है, इसलिए मेरे से अधिक वह उनके बारे में आपको बहुत सारी बातें बता सकती है। आगे लेकर कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरे रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को, शब्दों को जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। अब देखिए इन परिच्छेदों से हमें क्या पता चलता है कि जो लॉरेंस थे और उनकी पत्नी थी, उनको भी पशु के प्रति बहुत ही अधिक रुचि थी। उन्होंने अपने जीवन का बहुत अधिक समय पशुओं के इर्द गिर्द बिताया था, इसलिए पशु भी उनके बारे में जानकारी रखते थे, उनको जानते थे। अब देखिए इसके पहले परिच्छेदों में भी हमने देखा था कि सालिम अली इनके बारे में, कि सालिम अली प्रकृति के बारे में जितना करते थे उतने ही प्रकृति भी उनके बारे में उनको जानने की कोशिश करती थी, या प्रकृति सालिम अली इनको जानती थी। तो इस प्रकार वह दोनों एक परस्पर पूरक हो गए थे। तो यहाँ पर इन परिच्छेदों से लेकर हमें यही बताना चाहते कि लॉरेंस भी बहुत ही बड़े पशु प्रिय व्यक्ति थे और पशु के लिए वह अपने जीवन का पूरा समय ज्यादा से ज्यादा देना जानते थे। और इसी वजह से यहाँ पर उनकी पत्नी भी यही बातें कहते कि मेरे से ज्यादा, भले ही वह मेरे रग रग में बैठे हो, लेकिन जो अनुभव आपको गौरैया बता सकती है मेरे पति के बारे में और मेरे बारे में, वह मैं बहुत कम बता सकती हूँ। आगे लेखक कहते हैं कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने सालिम अली इनका पशु के प्रति जो प्रेम था, स्नेह था, वह कैसे निर्माण हुई इसका वर्णन बता रहे कि एक बार क्या हो गया था, बचपन में उनके एयरगन से एक नीलकंठ की गौरैया घायल हो गई थी। और जब उन्होंने उस गौरैया को देखा, उसको घायल हुई उस गौरैया को देखा, तो उनके मन में एक अलग भावना निर्माण हो गई और तब से उन्होंने इन गौरैयों के प्रति या पशु पक्षियों के प्रति एक स्नेह की भावना, लगाव, वात्सल्य की भावना निर्माण होने लगी। और तब से लेकर उन्होंने आज तक के जीवन तक खोज के पशु पक्षी के जीवन के तरह तरह के खोजबीन में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह ही नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे।
अब देखिए यहाँ पर जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, अर्थात वह हमेशा अपने निश्चय पर अड़िग रहते थे, अपने संकल्प पर अड़िग रहते थे कि वह हमेशा जीवन की ऊंचाइयों की तरफ देखना जानते थे। इससे हमें उनके जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। आगे लेखक कहते कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अब यहाँ पर लेखक देखो हमें टापू और सागर इनका क्या बदलाव होता है, अंतर होता है दोनों में, इसका वर्णन करें कि टापू किसे कहते हैं हम, कि देखो आइलैंड जिसे कहते हैं, कह सकते हैं हम कि समुद्र उसके चारों ओर पानी होता है और वह एक स्थान पर स्थित होता है, एक ही स्थान पर वह हमेशा रहता है, वह उसमें कुछ हलचल नहीं होती। लेकिन सागर कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, अथाह होता है और वह हमेशा निरंतर बहता होता है, वह एक स्थान पर निश्चित स्थान पर नहीं रुक सकता। तो उसी प्रकार यहाँ पर लेखक सालिम अली इनका जीवन का जो वर्णन है वह अथाह सागर से कर रहे कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। अब देखो टापू का अर्थ हमें समझ में पता चल गया कि एक स्थान पर वह स्थित रहता है, जबकि सागर जो होता है वह अथाह बहता रहता है। तो यहाँ पर लेखक हमें यही बताना चाहते कि सालिम अली इनका जीवन टापू की तरह नहीं था, एक स्थान पर वह कभी रुके नहीं, वो निरंतर अथाह सागर की तरह आगे बढ़ते गए, अर्थात अपने ज्ञान को वह सागर की भांति यहाँ वहाँ विस्तृत करते गए। अब ज्ञान कौन सा था उनका, कि एक तो पशु के प्रति जो लगाव था कि हमेशा दुर्गम स्थानों पर जाकर, कठिन स्थानों पर जाकर, पहाड़ पर्वत ऊंचाइयों पर जाकर वह पशुओं की खोजबीन करते थे, उनके सुरक्षा के बारे में अधिक ध्यान देते थे। उसी प्रकार प्रकृति की भी हर प्रकृति में जितने भी नदी झरना जो भी चीजें उनको प्राकृतिक दिखाई देते थे उनके प्रति भी उनकी रुचि थी, तो उनके बारे में भी वो जानकारी हासिल करते थे तथा अपने वातावरण को भी वह सुरक्षा रखने चाहते थे। तो इस प्रकार पशु पक्षी प्रकृति इनके सुरक्षा के लिए सालिम अली अपने जीवन में निरंतर हमेशा प्रकृति के रक्षा के लिए, पशुओं के खोज के लिए अथक प्रयास करते रहे और जीवन के अंतिम समय तक उनके खोजबीन में और उनके सुरक्षा के लिए लगे रहे। और इस प्रकार जिन जिन खोजों के द्वारा उनको नई नई जानकारी हासिल की वह उनकी जानकारी उन्हीं तक सीमित नहीं रखी। जिस प्रकार टापू का जीवन सीमित होता है उस प्रकार उन्होंने अपने ज्ञान को सीमित नहीं रखा, बल्कि एक अथाह सागर के समान सारे संसार में वह अपने ज्ञान को फैलाते रहे। इसीलिए लेखक क्या कहते हैं कि सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी से परिचित है उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। अब देखिए जो उनके नजदीकी लोग हैं, जो उनको जानते पहचानते हैं, वह हमेशा उनके भ्रमणशील स्वभाव मतलब एक स्थान पर नहीं रहना, कि हमेशा खोजबीन में यहाँ वहाँ घूमना और उनकी यायावरी की एक स्थान यात्रा करते रहना, उनके इस स्वभाव से सारे लोग परिचित है। और जो उनको जानते हैं वह आज ये भी जानते हैं कि उनकी भले ही मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मृत्यु के बाद भी वह पक्षियों के सुराग में ही, पक्षियों के खोजबीन में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। और लेखक कहते हैं कि देखो मतलब वह हमेशा लगातार लंबे सफर करते रहते थे और लंबे सफर में वह खोजबीन करने के बाद ही लौटते थे। तो लेखक और जो उनके नजदीक के लोग हैं वो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आज उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन किसी का विश्वास नहीं होता है कि सालिम अली इनकी मृत्यु हो चुकी है। उनको लगता है कि आज भी वो पक्षियों के खोज में गए हैं और फिर से पक्षियों की खोजबीन करके नए नए कुछ गिने चुने लोगों को ये सारी बातें जिनको अनुभव किया है वह यही विश्वास रखते हैं कि आज भी वह अपने गले में दूरबीन अटकाए फिर से खोजपूर्ण नतीजों को हासिल करने के बाद वह तुरंत लौट आएंगे। आगे लेकर कहते कि जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए, मेरी आंखें नम है सालिम अली तुम लौटोगे ना। मतलब देखो वह इतने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे लेखक कि किसी भी व्यक्ति पर वह विश्वास, कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकते कि सच में ऐसा पशु पक्षी प्रेमी, खोजी प्रेमी
पशु पक्षियों का खोज करने वाला और उनकी प्रकृति के बारे में, रक्षा के बारे में विचार करने वाला व्यक्ति की सच में मृत्यु हो गई। तो बच्चों, यह पाठ में जो हमने विस्तार से पढ़ा है उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। सहपाठी, साथ पड़ने वाली। अनुरोध, निवेदन। सौंधी, तपी जमीन, धूल या मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली हल्की हल्की महक। वकालत करना, पक्ष लेना। मुमकिन, संभव। जामा पहनावा, लागू करना। जटिल, कठिन। नैसर्गिक, प्राकृतिक। अथाह, बहुत गहरा। यायावरी, घुमक्कड़ी। सुराग, खोज। दूरबीन, जिस यंत्र से दूर की वस्तुओं देखी जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार लेखक के द्वारा हमें बहुत ही प्रसिद्ध पशु प्रेमी सालिम अली इनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हासिल हो गई। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।